दोस्तों आज के इस वीडियो में फाइनेंशियल अकाउंटिंग बीकॉम सेकंड सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए टॉप 10 एमसीक्यू क्वेश्चंस, ऐसे तगड़े एमसीक्यू क्वेश्चन हम पढ़ेंगे जो भाई साहब बार बार रिपीट होते हैं। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के क्यों ना हो, ये 10 क्वेश्चन आपको पढ़ना बेहद जरूरी है। साथ ही में 10 क्वेश्चन का नाम सुनकर के बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इस वीडियो को हल्के में ले जाएंगे। भाई साहब तगड़े एमसीक्यू क्वेश्चंस के साथ क्वालिटी एक्सप्लेनेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी और बेहतरीन एग्जाम्पल के साथ एक एक चीज को हम कवर कर देंगे। केवल 10 एमसीक्यू इस वीडियो में हम नहीं पढ़ेंगे बल्कि 10 टॉपिक को हम कंप्लीट कवर कर देंगे, जहां से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में बनता है और हमेशा एग्जाम में बनता रहेगा। चलेंगे, क्लास को अब स्टार्ट कर रहे हैं। भाई साहब इससे पहले की क्लास में हम आपको मैराथन वीडियो दे चुके हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस मैनेजमेंट, एसेंशियल ऑफ ई कॉमर्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स, सब कुछ हम पहले कंप्लीट पढ़ा चुके हैं और बाद में एक एक मैराथन भी दे चुके हैं। तो एक बार प्लेलिस्ट आप जरूर विजिट कर लें। बाकी क्लास को हम स्टार्ट कर रहे हैं। पूरे यूट्यूब पर सबसे दमदार सरदार कंटेंट देने का जो दावा रहता है भाई साहब, उसी के क्रम में आज की वीडियो आपकी परसेंटेज में 4 चांद लगाने का काम कर देगी। बात करेंगे पहले एमसीक्यू की, अकाउंटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। देखिए, सही जानकारी देना जो है वो अकाउंटिंग का उद्देश्य होता है। ऑप्शंस पढ़ने में हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे मेरे भाई, क्योंकि हमें पता है एक स्टूडेंट का टाइम जो है बहुत कीमती होता है मेरे भाई। चलेंगे, देखिए 1 से 2 लाइन के साथ हम पहले अकाउंटिंग को क्लियर करते हैं, उसके बाद देसी अंदाज में आपको बताएंगे कि अकाउंटिंग होती क्या है। सुनेगा, देखिए अकाउंटिंग का जो काम होता है वो होता है भैया बिजनेस की फाइनेंशियल जानकारी को सही तरीके से देना, ताकि ओनर सही टाइम पे सही डिसीजन ले सके। अब आप कहेंगे सर बात समझ में नहीं आई, कोई बात नहीं, हम अकाउंटिंग यानी कि लेखांकन को भाई साहब 1 से 2 लाइन में देसी अंदाज में समझते हैं। सुनिएगा, देखिए बिजनेस में पूरे पैसे का जो हिसाब है वो रखना और उसे सही तरीके से दिखाना, यही अकाउंटिंग होती है। इससे सीधा सीधा आपको प्रॉफिट लॉस सब कुछ अच्छे तरीके से आपको पता चल जाएगा। इसमें भाई साहब 2-3 पॉइंट आपको याद रखना है कि एक तो होता है पैसों का रिकॉर्ड रखना, दूसरा होता है सही जानकारी देना, तीसरा होता है मेरे भाई डिसीजन लेने में मदद करना, और चौथा इसमें पॉइंट हम याद रखेंगे बिजनेस की स्थिति दिखाना। भाई साहब ये टॉप 10 ऐसे एमसीक्यू हैं जो बार बार हर यूनिवर्सिटी में रिपीट होते हैं। सुनिएगा, देखिए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि भाई दुकानदार रोज का हिसाब लिखता है, ठीक, तो भैया उसने कितना कमाया, कितना उसने खर्च कर दिया, ये सब जानकारी अकाउंटिंग के जरिए ही हमें पता चलती है। बात करेंगे दूसरे एमसीक्यू की, डबल एंट्री सिस्टम का आधार क्या है। भाई साहब डबल एंट्री सिस्टम के 2 आधार होते हैं, एक तो होता है सर डीआर और दूसरा होता है मेरे भाई सीआर। अच्छा, डीआर क्या है? डीआर को कहते हैं सर डेबिट और सीआर को कहते हैं सर क्रेडिट। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब हम आपको बताते हैं भाई साहब के डीआर सीआर जो है एक्चुअल में वर्क कैसे करते हैं। देखिए हर ट्रांजैक्शन के 2 असर होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। इसी से अकाउंटिंग हमेशा बैलेंस रहती है। अब आप कहेंगे सर बात अभी समझ में नहीं आई, तो हम देसी अंदाज में है ना आपको बताएंगे। सुनिएगा, हर लेन देन का 2 जगह असर पड़ता है भाई साहब, उसी को डबल एंट्री कहते हैं, है ना। अब असर कैसे पड़ेगा भाई साहब, तगड़ा एग्जाम्पल है आपके सामने, यहां से समझेंगे आप। देखिए तुमने 10,000 रुपए देकर के एक मोबाइल आप खरीदते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया किया आपने। तो भाई जो मोबाइल आपके पास आया, यानी कि कोई संपत्ति आपके पास आ गई, तो वो होगा आपका डीआर। क्या होगा आपका? डीआर। लेकिन आपके 10,000 रुपए चले गए, यानी कि कैश आपका चला गया, तो उस टाइम में आपको लिखना पड़ेगा सीआर। समझ गए कि नहीं समझे? देखिए पैसा जो है वो चला गया, पैसा आपका गया इसलिए सीआर, लेकिन मोबाइल आपका आ गया, यानी कि एसेट आपके पास आ गया, तो वो हो गया आपका डीआर। उम्मीद करेंगे कि डीआर सीआर आपको समझ में आई होगी। अब एक और सॉलिड एग्जांपल के साथ हम आपको बताते हैं। तुमने भैया क्या किया, 5,000 रुपए उधार ले लिए, लोन ले लिया, ठीक है। अब जो तुमने लोन लिया है, पैसा आपके पास आया है ना, कैश आपके पास आया है, इसलिए आएगा डीआर। समझ गए कि नहीं समझे? लेकिन लोन जो है आपके पास बढ़ गया, है ना, अब वो देना पड़ेगा, तो लोन जो है वो जाएगा आपका सीआर में। किस में जाएगा? सीआर में जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। अब फाइनल शॉर्टकट के साथ आपको याद रखने वाली चीज हम आपको बताएं, डीआर जो होता है जो आपके पास आया है, जो आपको मिला है ना, जैसे मोबाइल आपको मिला था, तो जो आपको मिल जाए वो रखेंगे सर हम डीआर में। किस में रखेंगे? डीआर में रखेंगे मेरे भाई, है ना। और जो आपको देना पड़ेगा या फिर जो चला गया उसको रखेंगे हम सीआर में। उम्मीद करेंगे कि डीआर और सीआर आपने बेहतरीन अंदाज में समझे होंगे, क्योंकि भाई साहब बहुत लोगों को डीआर और सीआर कम समझ में आती हैं चीज़ें, तो मैंने बहुत अच्छे अंदाज में आपको ये चीज़ बताई है। जब बात करते हैं पूरे यूट्यूब पे सबसे दमदार सरदार कंटेंट देने की, भाई साहब कंटेंट में दम रखते हैं, ऐसे नहीं छाती ठोकते हम। आप कंटेंट मैच कर लेना पूरे यूट्यूब पे। बात करेंगे तीसरे एमसीक्यू की, जर्नल को क्या कहा जाता है। सुनेगा, जर्नल की हम बात करें भैया, ये फर्स्ट रिकॉर्ड होता है, सबसे पहले इसको हम रिपोर्ट कहते हैं, है ना।
देखिए जनरल में सबसे पहले ट्रांजैक्शन जो है वो लिखे जाते हैं, इसे बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री मेरे भाई कहा जाता है। अब देसी भाषा में बात सुन लो जो आपके माइंड में सीधी फिट होती है। देखिएगा, जहां सबसे पहले लेन देन की तारीख के अनुसार जो है चीजें लिखी जाए, ध्यान रखना, तारीख के अनुसार पूरी चीजें लिखी जाए, उनको कहते हैं सर जनरल। अच्छा, लेजर किसे कहते हैं, लेडर किसे कहते हैं? उसमें कहते हैं लेडर जिसमें चीजों का वर्गीकरण हो जाए। अभी हम आगे बता रहे हैं आपको, सुनिएगा। देखिए भैया, जहां सबसे पहले लेन देन को तारीख के अनुसार अगर हम लिख लेते हैं मेरे भाई, तो उसको कहते हैं जनरल साहब। क्या कहते हैं? जनरल कहते हैं। देखिए भाई साहब, पॉइंट में हमें जरा चीजें समझनी है कि सबसे पहले जो एंट्री होती है जनरल में होती है। तारीख के अनुसार किस में लिखा जाता है? आपने कहा सर जनरल में लिखा जाता है ना। अच्छा, एक चीज और याद रखेंगे, जनरल जो है वो लेजर का आधार होता है, बेस होता है भाई साहब। किसका बेस होता है? आपने कहा लेजर का होता है, लेडर का होता है। बहुत बढ़िया। देखिए पूरा हिसाब किताब जो है वो यहीं से शुरू होता है। तो भाई साहब, ये जो पॉइंट्स हम आपको बता रहे हैं ये बड़े तगड़े पॉइंट हैं, क्वेश्चन यहां से भी एग्जाम में बन सकते हैं, तो एक एक बात को अपने माइंड में फिट करते हुए चलिएगा। देखिए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। दुकान में पहले रफ कॉपी में हमने हिसाब लिख लिया, तो जब रफ कॉपी में जैसे हमने हिसाब किताब लिखा है तो वो क्या है? वही जनरल जैसा हिसाब किताब है। पहली चीजें जो है डेट वाइज हमने वहां पे मैच कर ली, बाद में जो चीजें हम वर्गीकरण उनका करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे, वो जाकर के चीजें लेजर में जाएंगी। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। ईमानदारी के साथ वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। पूरी यूट्यूब पे भाई सबसे दमदार कंटेंट देने का हम छाती ठोक के दावा करते हैं, तो भाई साहब कंटेंट में हम कभी कमी नहीं छोड़ते हैं। बात करेंगे चौथे क्वेश्चन की, लेजर का मुख्य काम क्या होता है। देखिए जनरल आपने अच्छे से समझ लिया, अब हम लेजर को समझेंगे, लेजर को समझेंगे। भाई साहब एक और बात हम आपको बताना चाहेंगे, बिजनेस मैनेजमेंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस इकोनॉमिक्स और एसेंशियल ऑफ ई कॉमर्स, इन सब का पूरा कंप्लीट कोर्स हम आपको करा चुके हैं, है ना। चारों यूनिट को बहुत तगड़े अंदाज में हमने पहले से पढ़ा रखा है। प्लेलिस्ट आप एक बार विजिट कर लें, और इन सब की एक एक मैराथन वीडियो भी हम आपको दे चुके हैं बहुत तगड़े अंदाज में, जिसमें एक क्लास में, मात्र एक क्लास में भाई साहब हम एक यूनिट को भी कंप्लीट करते हैं। और भाई साहब एक क्लास में जिसमें हमने महामैराथन वन शॉट वीडियो दी थी, उसमें पूरे सब्जेक्ट को कंप्लीट किया था। कोई पार्ट 2 पार्ट 3 की हम बात कभी नहीं करते हैं। एक क्लास में काम तमाम, मतलब काम तमाम भाई साहब। बहुत बढ़िया, है ना। बहुत तगड़ा अंदाज अपना रहता है चीजों को समझाने का, और एक एक बात हम आपके माइंड में फिट करने में भाई साहब सक्षम हैं, ये हमें पता है और आपको पता है मेरे भाई। लेडर का मुख्य काम क्या है भाई? लेडर, बहुत लोग लेडर बोलते हैं, बहुत लोग लेजर बोलते हैं, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अच्छा सुनिएगा एक बात, जो जनरल होता है हमारा, वो लेडर का, लेजर का वेस होता है मेरे भाई। तो लेजर का मुख्य काम क्या है भाई साहब? इसका काम होता है खातों को अलग करना, यानी कि उनका क्लासिफिकेशन करना, वर्गीकरण करना। समझिएगा, एक्सप्लेनेशन के साथ चीजों को समझाते हैं। तो भाई लेडर में क्या है, अलग अलग अकाउंट्स बनाए जाते हैं ताकि हर खाते का पूरा हिसाब किताब जो है वो साफ दिखे, है ना। अच्छे तरीके से हम चीजों को एनालाइज कर पाए कि भैया प्रॉफिट कहां हो रहा है, लॉस कहां हो रहे हैं, है ना, ताकि डिसीजन लेने में बहुत आसानी हो जाए। जहां हर चीज का अलग खाता बनाकर उसका पूरा हिसाब रखा जाता है, उसको कहते हैं सर लेडर। अच्छा, जनरल किसे कहते हैं भाई साहब? तारीख वाइज हिसाब की बात हो जाए, है ना, ध्यान रखना बात, तारीख वाइज हिसाब की बात हो जाए, है ना, रफ काम की बात हो जाए, है ना, या फिर बात करेंगे तो लेडर के आधार की बात हो जाए, लेजर के आधार की बात हो जाए, तो ये सब काम मेरे भाई आपको मिलते हैं जनरल में। अच्छा, लेडर में क्या है? तो भाई साहब लेडर में होता है कि हर चीज का खाता अलग बनाएं और उनका पूरा हिसाब उसमें रख लें, ठीक है। देसी अंदाज में हम आपको चीजें बताते हैं, एक एक बात हम आपके माइंड में फिट करते हैं। अब जरा पॉइंट्स में हम फैक्ट को समझते हैं कि अलग अलग खाते इसमें बनते हैं। जैसे बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, उनका अगर डिपार्टमेंटेशन हम करते हैं तो लेडर में जब हम चीजें रखते हैं तो भाई साहब अलग अलग खाते बनाकर रखते हैं, ठीक है। तो जनरल से जो डेटा है वो यहाँ पे आता है, और हर अकाउंट मेरे भाई क्लियर यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। ट्रायल बैलेंस का जो है वो बेस होता है। अब यहां से दो चीजें मेरे भाई आपको क्लियर हुई होंगी। कौन कौन सी चीजें क्लियर हुई? एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखिएगा। पहला तो आपसे ये पूछेगा कि भाई बता दो मेरे भाई कि तारीख वाली जो बात होती है वो किस में है? आपने कह दिया सर जनरल में है ना। तारीख के साथ जो हम हिसाब लिखते हैं वो जनरल में लिखते हैं। अच्छा, जनरल किसका आधार है? आपने कहा सर लेजर का आधार है। अच्छा, लेजर किसका आधार है? आपने कहा मेरे भाई ट्रायल बैलेंस का आधार है। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। उम्मीद करेंगे कि एक एक बात आपके माइंड में फिट हम कर पा रहे होंगे। ये बहुत छोटी वीडियो है, और लेकिन इस छोटी वीडियो के साथ हम 8 से 10 टॉपिक आपके माइंड में इस तरह घुसा देंगे कि एक एक बात आपके माइंड में क्लियर हो जाएगी। और अगर आप चाहेंगे तो भाई साहब एक और वीडियो हम आपको ऐसी देंगे ताकि जिसमें हर टॉपिक बहुत तगड़े तरीके से कंप्लीट हो जाए, एक भी चीज छूटने ना पाए, है ना। एमसीक्यू के साथ हम आपका रिवीजन भी कराना चाहेंगे, लेकिन अगर आप हमें कमेंट करेंगे तब हम वो वीडियो लाएंगे, चलेंगे। देखिएगा,
कैश का जो है वो अलग खाता है, परचेज का मेरे भाई अलग खाता है, सब खाते मेरे भाई अलग अलग होते हैं। अब 5 नंबर का एमसीक्यू आपके डिस्प्ले पर रहेगा। ट्रायल बैलेंस का मुख्य उद्देश्य क्या होता है बताइएगा। देखिए भाई, ट्रायल बैलेंस के मेन उद्देश्य की अगर हम बात कर ले तो हिसाब मिलाना मेरे भाई ट्रायल बैलेंस का उद्देश्य है। ये जो है वो अर्थमेटिक वाली जानकारी को सटीकता से पकड़ता है, बाकी चीज़ों में इसका मेन है ना ज़्यादा काम इसका नहीं रहता है। सुनिएगा, ट्रायल बैलेंस का काम जो है डेबिट और क्रेडिट को मिलान करके देखना होता है, ताकि पता चल जाए मेरे भाई कि हिसाब किताब जो है वो बराबर है या नहीं है, यानी कि डेबिट और क्रेडिट जो है वो बराबर हो रहे या नहीं हो रहे। सुनो, देखिए, सभी खातों के जोड़ को मिलाकर देखना कि डेबिट और क्रेडिट बराबर हैं या नहीं है। ठीक है, अब जरा फैक्ट के साथ हम पॉइंट्स क्लियर करते हैं। इसमें डेबिट और क्रेडिट दोनों को चेक करके देखता है कि बराबर होनी चाहिए चीज़ें। गणना की गलती को ये पकड़ लेता है, मतलब अर्थमेटिकल जो अंक गणितीय कैलकुलेशन होती है केवल उसी को ये पकड़ता है। फाइनल अकाउंट से पहले ये बनाया जाता है, ध्यान रखना। अब देखो भाई, देखिए एक क्वेश्चन और यहाँ से क्लियर हो जाएगा। सुनिए, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए कि आपसे पूछ ले बता दो कि फाइनल अकाउंट से पहले क्या बनता है, आप कह देना सर ट्रायल बैलेंस बनता है ना। ट्रायल बैलेंस जो है अर्थमेटिकल वाली गलतियों को पकड़ता है, गलत एंट्रीज को वो नहीं पकड़ पाता। जैसे आप गलत एंट्री अगर वहां पे कर देंगे तो वो नहीं पकड़ेगा, लेकिन अगर आप सही चीजें डालेंगे तो उसमें आपको बता देगा कि डेबिट क्रेडिट बराबर है या नहीं है। सिंपल सी बात है। एग्जाम्पल के साथ सुन लो कि भैया 5000 डेबिट और 5000 क्रेडिट, तब जाकर के वो समझता है कि अब हिसाब बराबर हुआ है। लेकिन अगर एंट्री आप गलत कर देंगे फिर नहीं समझेगा। आप कहेंगे सर ये एंट्री वाली बात आप क्या कर रहे हैं। सुन लो भैया, जैसे तुमने 2 लोगों को 500 रुपए दे दिए, है ना। अब तुम्हें 2 लोगों को तुमने दिए हैं, लेकिन जिन जिन को देना चाहिए था, सुन लो बात, अच्छा वो बात अलग है। पहले हम ये बता दें कि 500 रुपए आपने 2 लोगों को दिए तो टोटल आपके 1000 हो गए, है ना। कितने हो गए? 1000 हो गए। तो उसका जो हिसाब है वो मैच हो गया कि भाई 1000 हो गए, 1000 होने थे। लेकिन ध्यान रखना, अगर तुमने गलत आदमी को वो 500 दे दिए हो तो तब भी 1000 गए, लेकिन दिए आपने गलत आदमी को हैं, तो वो एंट्री नहीं पकड़ेगा कि आपने गलत एंट्री डाली, मतलब गलत आदमी को दिए, वो उसके कोई मतलब नहीं है। उसको मतलब है, किससे मतलब है मेरे भाई? सिर्फ इससे मतलब है कि डेबिट और क्रेडिट बराबर हुआ या नहीं हुआ। भाई साहब, इसका सिंपल सा ये मतलब होता है कि ट्रायल बैलेंस ये नहीं देखता कि एंट्री सही है या गलत है, बस ये देखता है कि दोनों साइड जो है वो बराबर हैं या नहीं है। एक लाइन में याद रखने वाली चीज जो है कि भाई साहब ट्रायल बैलेंस जोड़ को, मिलान को चेक करने का काम करता है। वो देखता है कि डीआर और सीआर जो है वो बराबर है या नहीं है। ठीक है, बाकी सच्चाई वो नहीं बताएगा कि आपने गलत एंट्री डाली या क्या किया, वो उसके पल्ले नहीं पड़ेगा मेरे भाई। 6 नंबर का क्वेश्चन अब आपके डिस्प्ले पे है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या बताते हैं? भाई साहब, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट की जब भी बात हो जाए आप कह देना सर कि प्रॉफिट और लॉस ही बताएंगे, है ना। क्या बताएंगे? प्रॉफिट और लॉस ही बताएंगे, चलेंगे। अच्छा, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि भाई यह अकाउंट इनकम और एक्सपेंस यानी कि आय और खर्च को कंपेयर करके मेरे भाई प्रॉफिट और लॉस बताते हैं। क्या बताते हैं? प्रॉफिट और लॉस। अब आपसे पूछ ले कैसे बताते हैं, आप कहना सर आय यानी कि इनकम को एक्सपेंसेस यानी कि खर्च को कंपेयर करके बताते हैं, या बिजनेस की परफॉर्मेंस को भी दिखाने का काम करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, चलेंगे। देखिएगा भाई, देसी भाषा में हम आपको बताएं कि कितना कमाया है, कितना आपका खर्च हुआ, इसका सही हिसाब जो देता है वो प्रॉफिट और लॉस देते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। अब पॉइंट के साथ, फैक्ट के साथ कुछ पॉइंट हम यहाँ पे क्लियर करते हैं। आय और खर्च का अंतर जो है वो प्रॉफिट लॉस बताने का काम करता है। पहली चीज क्लियर हुई। अच्छा, दूसरी बात हम यहाँ पे समझेंगे कि प्रॉफिट और लॉस निकालना ये किसका काम है, तो आपने कहा प्रॉफिट लॉस अकाउंट का काम है। बहुत बढ़िया। अच्छा, बिजनेस की स्थिति दिखाता कौन है? आपने कहा प्रॉफिट लॉस अकाउंट दिखाते हैं। अब ध्यान रखिएगा, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है कि बिजनेस की स्थिति कौन दिखाएगा? आपने कहा प्रॉफिट और लॉस अकाउंट दिखाएंगे। समझे कि नहीं समझे बात? बताओ, एक एक बात क्लियर हो रही या नहीं हो रही, है ना। कमेंट में एक बार जरूर लिख देना कि चीजें आपको समझ में आ रही हैं, बहुत तगड़े अंदाज में समझ में आ रही। और जो आपने चारों यूनिट अगर आपने नहीं देखी है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की तो फिर बेईमानी है। प्लेलिस्ट एक बार विजिट कर लें। भाई साहब, बहुत ज़्यादा लंबी अपनी क्लास नहीं होती हैं। एक क्लास में चूंकि हम एक यूनिट को कंप्लीट करते हैं और 20 से 25 मिनट में हमने एक यूनिट को कंप्लीट किया है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के क्यों ना हो, सभी यूनिवर्सिटी का सबसे पहले हमने सिलेबस निकाला, उनको सबको एनालाइज किया, उसके बाद हमने अपने सारे टॉपिक पर वीडियोस बनाए थे। चाहे आपका लिखित एग्जाम हो चाहे एमसीक्यू, सबको अलग अलग प्लेलिस्ट वाइज हमने चीजें बना रखी हैं। तो एक बार प्लेलिस्ट आप विजिट कर लो। एमसीक्यू वाले बच्चों के लिए हमने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, तो आप उनको देख लेना। बहुत तगड़े अंदाज में हम चीजें आपके लिए कराते हैं। ठीक है, मैराथन देख करके जाएंगे,
है ना, और वो चारों यूनिट आप पढ़ करके जाएंगे। और आज की ये वीडियो को आपने कंप्लीट कर लिया भाई साहब, कोई बाल बांका कर जाए तो आप आकर के कमेंट कर देना, मैं चैनल बंद कर दूंगा। इतनी बात मैं आपसे कहता हूं। सुनिएगा, आय और खर्च का अंतर, प्रॉफिट लॉस निकालना, बिजनेस की स्थिति दिखाना, ये सब जो काम होते हैं मेरे भाई वो किसके होते हैं? आपने कहा सर प्रॉफिट लॉस अकाउंट के होते हैं। सिंपल सी बात है, एक अवधि पीरियड का ये होता है, इस चीज को भी आप याद रखेंगे। देखिएगा, 50,000 रुपए आपने कमाए, 30,000 रुपए आपने खर्च कर दिए, भैया प्रॉफिट आपका 20,000 का हुआ। एक बार कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना बिल्कुल मत भूलें, है ना। जितने भी शिव भक्त हैं ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। बैलेंस शीट क्या दिखाती है बताओ? बैलेंस शीट की यहाँ पे बात कर लेते हैं। बैलेंस शीट क्या दिखाई? अच्छा, एक क्वेश्चन और हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि जो लेजर है वो किसका आधार होता है? अभी मैंने आपको बताया था। बैलेंस शीट क्या दिखाने का काम करती है? तो आपने कहा फाइनेंशियल पोजीशन, यानी कि आर्थिक स्थिति दिखाने का काम जो है वो बैलेंस शीट का होता है। एक्सप्लेनेशन के साथ समझ लो। बैलेंस शीट एसेट और जो लायबिलिटीज हैं दिखाकर बिजनेस की स्थिति बताती है। एसेट क्या होते हैं मैंने आपको सब पढ़ाया था बहुत तगड़े अंदाज में। 20 से 25 मिनट की एक क्लास मैंने बनाई थी और एक एक टॉपिक को मैंने पूरा कवर किया था। यूनिट 1 में किया था, इसी तरीके से 4 वीडियो में 4 यूनिट को हमने उड़ा दिया था। तो आप जाकर के उन वीडियोस को जरूर देख लेना। बाकी यहाँ पे हम आपको बताएं, एसेट आपकी संपत्ति होती है, जो कुछ आपके पास है। लायबिलिटीज आपकी देनदारियां होती हैं, जो किसी को आपको पे करनी होती है, देनी होती है। तो उन सबको दिखाकर बिजनेस की स्थिति बताने का काम मेरे भाई बैलेंस शीट का होता है। यह एक स्पेसिफिक डेटा की रिपोर्ट होती है, इस चीज को याद रखिएगा। चलेंगे, बहुत लोग इस वीडियो को हल्के में ले जाएंगे। भाई साहब, वीडियो को हल्के में लेने की गलती मत करना, है ना। छोटा सा वीडियो जरूर है, लेकिन 10 मिनट में, माफ करना, हो सकता है 15-20 मिनट की वीडियो हो जाए, लेकिन 10-15 मिनट में एक एक चीज आपके माइंड में फिट हो जाएगी। 10 टॉपिक आपके माइंड में घुस जाएंगे, है ना। और क्वेश्चन यहां से जरूर बनते हैं, हमेशा बनते हैं। सुनिएगा, देखिए डेफिनेशन, देसी भाषा की डेफिनेशन सुन लो कि बिजनेस के पास क्या है ना। बिजनेस के पास क्या है और क्या देना है, उसका पूरा हिसाब किताब कौन रखेगा? आपने कहा सर बैलेंस शीट में मिलेगा हमें। समझेंगे, देखिए पॉइंट के साथ चीजें हम जरा क्लियर करते हैं कि एसेट और लायबिलिटीज को दिखाने का काम किसका होता है? भाई साहब, आपने कहा बैलेंस शीट का होता है। क्वेश्चन एग्जाम में यहां से भी बन सकता है, तो पॉइंट्स को याद रखना बेहद जरूरी है। कैपिटल इसमें शामिल होता है। अब आपसे पूछ ले बैलेंस शीट में क्या शामिल होता है, क्या नहीं होता है, तो आप बता देना सर कि कैपिटल शामिल होता है। मेरे भाई, एक एक पॉइंट को हमने यहां पे निकाला है, ऐसे निकाला है कि आपका जो एग्जामिनर है वो कहां तक खेलेगा, पेपर बनाने वाला अपडेट क्वेश्चन कहां तक करेगा, हमें पता है। एक एक चीज को हम यहाँ पे फिट करके रखते हैं। देखिए, एक तारीख का हिसाब की अगर हम बात करें तो भाई साहब सब चीजें आपको बैलेंस शीट में देखने को मिल जाएंगी। फाइनेंशियल पोजीशन को क्लियर करता है, दिखाने का काम किसका है? आपने कहा सर किसका है? भाई बैलेंस शीट का काम होता है। देखिए 5 लाख रुपए आपका एसेट है, 2 लाख रुपए का आपका लोन है, तो ये सब कौन दिखाएगा? आपने कहा बैलेंस शीट में ही मिलेगा, है ना। अब प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है, वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट दिखाएंगे। सिंपल सी बात है। 8 नंबर का क्वेश्चन अब आपकी वीडियो पे, अब आपके डिस्प्ले पर रहेगा। मोनोपोली में प्राइस कौन तय करता है? बहुत अच्छी बात है। मोनोपोली क्या है? देखिए, मोनोपोली का मतलब होता है एकाधिकार। आपके एरिया में एक दुकान है, सुनना बात, आपके पूरे एरिया में एक दुकान है। किस चीज की दुकान है? मान लो दूध की दुकान है, ठीक है। अब उसका मन अगर किया कि वो बोलेगा कि भैया हमें तो 90 रुपए लीटर बेचना है, या हमें तो 110 रुपए लीटर बेचना है, तो बेचेगा वो, है ना। आपको जरूरत है तो आप लेंगे। तो ये चीज होती है। मतलब सीधा सीधा इसका ये होता है मेरे भाई कि भैया सिंगल सेलर यहां पे होता है मोनोपोली में, और उसी का अधिकार होता है। देखिए, मोनोपोली में मार्केट में सिर्फ एक ही सेलर होता है, और वही जो है वो प्राइस और सप्लाई दोनों को कंट्रोल करता है। समझे कि नहीं समझे? अगर नहीं समझे तो देसी अंदाज में हम आपको बताते हैं, सुनिएगा। जब मार्केट में सिर्फ एक ही सेलर होता है और वही अपनी मर्जी से प्राइस तय कर लेता है, उसको कहते हैं सर मोनोपोली। क्या कहते हैं उसको? मोनोपोली कहते हैं। यहां से क्वेश्चन बनता है, हमेशा से बनता आया है और हमेशा बनता रहेगा, है ना। वीडियो को फोकस के साथ देखने वाले एक एक विद्यार्थी के माइंड में एक एक बात फिट ना हो जाए तो आप कह देना, लेकिन अगर आप फोकस के साथ वीडियो नहीं देखेंगे फिर भाई साहब मेरी गारंटी नहीं है। सुनिएगा भाई, केवल एक ही विक्रेता यहां पे होता है और प्राइस का पूरा नियंत्रण मेरे भाई उस पर होता है। भाई कंपटीशन यहां पे नहीं होता। अब कंपटीशन होगा ही कैसे बताओ? पूरे एरिया में तो एक दूध की दुकान है। अब वही अपने प्राइस वो खुद तय कर रहा है। वो कह रहा है 90 का देंगे, हम 80 का देंगे, ठीक है। लेकिन अगर मोनोपोलिस्टिक ऐसी चीज अगर हो जाए कि वहां पे बहुत सारी दूध की दुकान हो जाए, फिर वो अपने मन से नहीं बेच पाएगा। फिर वहां जो प्राइस तय करेगा वो करेगा सर मार्केट। कौन प्राइस तय करेगा? मार्केट तय करेगा। भाई साहब, अगर पहली बार वीडियो पर विजिट किए हैं
तो भाई साहब उम्मीद करेंगे कि आप सब्सक्राइब करके जाएंगे और एक एक चीज़ को अपने माइंड में फिट करके जाएंगे। और उम्मीद ऐसी करेंगे कि एक बार आप प्लेलिस्ट चेक जरूर करेंगे, और प्लेलिस्ट चेक करने से ये होगा कि भाई साहब बहुत ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा, 1 से 1.5 घंटे में, है ना। बहुत ज़्यादा मैंने बोल दिया कि 1.5 घंटे में आपकी 4 यूनिट कंप्लीट हो जाएंगी। सिलेबस हम उसी में दे देते हैं, तो सिलेबस भी जरूर मैच कर लेना। प्लस मैराथन आप 1 घंटे की देखकर चले गए, अगर आपका कोई बाल वांका कर जाए, मैं दोबारा से आपको कह रहा हूं, मैं चैनल बंद कर दूंगा, है ना। विश्वास रखना अपने इस भाई पर, एक एक बात आपके माइंड में फिट होगी, साथ ही में एग्जाम हॉल से मुस्कुराते हुए आप बाहर निकल के आएंगे। देखिए कंपटीशन वहां पे नहीं होगा, कंज्यूमर के पास भाई साहब ऑप्शन नहीं होता है उसको खरीदने के अलावा। अब तो बस अगर मोनोपोली में एकाधिकार की बात हो रही, तो फिर जो बेचेगा सेलर, जिस भाव से बेचेगा तो उसी भाव से उसको लेना पड़ेगा। किसी गांव में सिर्फ एक ही दूध वाला है, अच्छा देखो दूध वाला एग्जांपल यहां आ गया, तो फिर प्राइस वही तय करेगा मेरे भाई, करेगा कि नहीं करेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। बात करेंगे 9 नंबर क्वेश्चन की। आप नंबर 1 प्लेटफॉर्म पर हैं, एमबीएस होम स्टडी प्लेटफॉर्म पर, तो आपको टेंशन की जरूरत बिल्कुल नहीं है। 9 नंबर का क्वेश्चन अब आपकी डिस्प्ले पर है कि इंस्टॉलमेंट सिस्टम और हायर परचेज में मुख्य अंतर आपसे पूछा गया है। भाई साहब इसमें मेन अंतर जो होता है वो ओनरशिप का होता है ना। किसका अंतर होता है मेरे भाई? ओनरशिप का होता है। किसी में ओनरशिप पहले मिलती है, किसी में लास्ट में मिलती है। देखिए कैसे, इंस्टॉलमेंट सिस्टम में ओनरशिप जो है वो शुरुआत में मिल जाती है। ध्यान रखना, क्वेश्चन बनता है यहां से। इंस्टॉलमेंट सिस्टम में क्या होता है, ओनरशिप शुरुआत में मिल जाती है, लेकिन हायर परचेज सिस्टम में मेरे भाई ओनरशिप अंत में मिलती है। इस चीज को याद रखना। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। चलेंगे, एक बार कमेंट में ओम नमः शिवाय भाई साहब जरूर लिख देंगे, है ना। फिर से आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी, इंस्टॉलमेंट वर्सेस हायर परचेज सिस्टम। देखिए भाई, महादेव के हम भक्त हैं और उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं की इच्छा से एक एक बात हम आपके माइंड में फिट करते हैं, और भाई साहब उन्हीं की मर्जी से मैं तो कहूंगा कि हम कंटेंट आप तक लाते हैं, और शिव जी की कृपा होती है कि एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। चलेंगे, अब डेफिनेशन के साथ चीज को क्लियर करते हैं। इंस्टॉलमेंट में क्या होता है, सामान तुरंत अपना हो जाता है। अब जब तुरंत अपना हो जाएगा तो मेरे भाई क्या होगा बताओ, तुरंत अपना होने के साथ ओनरशिप तुरंत ही मिल जाएगी। हायर परचेज सिस्टम में भैया पूरा पैसा जब आप देंगे तभी आपको जो है वो ओनरशिप मिलेगी। बहुत बढ़िया। चलेंगे, अब जरा फैक्ट जो है पॉइंट्स के साथ हम क्लियर करते हैं। भाई कमजोर हम चीज को नहीं पढ़ने देंगे, सुनिएगा। इंस्टॉलमेंट मालिकाना हक तुरंत बन जाता है। हायर परचेज सिस्टम में मालिकाना हक लास्ट में बनेगा, जब आपकी इंस्टॉलमेंट लास्ट किस्त आपकी पूरी हो जाएगी। हायर परचेज सिस्टम में भाई साहब एक चीज और ध्यान रखना, सामान वापस लिया जा सकता है, लेकिन मेरे भाई इंस्टॉलमेंट में ये लीगल केस होता है। ऐसा इंस्टॉलमेंट सिस्टम में नहीं होता। जैसे मोबाइल आपने खरीदा वो बंद कर सकते हैं, लेकिन क्या नहीं करेंगे, आपका लेने नहीं आएंगे। देखिए फ्रिज इंस्टॉलमेंट पर आपने लिया था, है ना, तुरंत तुम्हारा हो गया। लेकिन टीवी को अगर आपने हायर परचेज पर लिया है तो जब तक आपकी लास्ट किस्त भी बची रहेगी तब तक आपका टीवी नहीं होगा। इस चीज को याद रखिएगा। बहुत बढ़िया। 10 नंबर का क्वेश्चन, वॉइस अकाउंट। बेहतरीन टॉपिक है ये वॉइस अकाउंट, है ना। एक एक चीज को हमने अपने 4 यूनिट में पढ़ा रखा है, तो जरूर देखना भैया, है ना। शायद चौथी यूनिट से रिलेटेड है वॉइस अकाउंट। ये क्या होते हैं भाई साहब, यात्रा के दौरान बनाए गए ये अकाउंट होते हैं, और एक यात्रा के बाद ये बंद भी किए जाते हैं। तो सिर्फ यात्रा के प्रॉफिट निकालने के लिए, लॉस निकालने के लिए इनको बनाया जाता है। सुनिएगा, देखिए भाई, वॉइस अकाउंट का एक शिप की यात्रा का प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट या लॉस जो है वो निकलता है। इससे इनकम और एक्सपेंस जो है वो खर्च और आय कंपेयर होते हैं, तुलना उनसे की जाती है। वॉइस अकाउंट का भैया यात्रा लेखा इनको हम कहते हैं, यात्रा लेखांकन इनको हम कहते हैं। देसी अंदाज में सुन लो कि जहाज की एक यात्रा में कितना कमाया भैया, कितना खर्च हो गया, उनका पूरा हिसाब किताब वॉइस अकाउंट में लिखा होता है। यात्रा कंप्लीट हो गई, अकाउंट आपका क्लोज हो गया। समझ गए कि नहीं समझे, है ना। बहुत बढ़िया। देखिए पॉइंट के साथ समझते हैं कि एक यात्रा का हिसाब होता है, आय और खर्च की यहाँ पे तुलना होती है। शिपिंग बिजनेस में ये यूज्ड होते हैं, और प्रॉफिट लॉस यहाँ पे आसानी से निकाला जा सकता है। अब देखो एग्जाम्पल के साथ, जहाज ने 2 लाख रुपए कमाए हैं, 1.5 लाख रुपए खर्च कर दिए, तो सीधा समझ में आ गया कि 50 रुपए प्रॉफिट हुआ था। दोस्तों एक और बात हम आपको बताना चाहेंगे कि बहुत सारे ऐसे भाई बहन होंगे हमारे जिन्हें नोट्स बनाने में प्रॉब्लम है। भाई साहब नोट्स नहीं बना पा रहे, टाइम की कमी से नहीं बना पा रहे। बाकी अगर आपके पास टाइम है तो मैं तो कहता हूँ अपने नोट्स खुद बनाओ। आपके जो अपने नोट्स होते हैं वो 1 बीटा का काम करते हैं। भाई साहब प्लेलिस्ट आप एक बार विजिट करेंगे, 4 यूनिट की 1 बाय 1 वीडियो आप प्ले करेंगे, और अपने कॉपी पेन उठा करके आप बैठ जाएंगे, बड़ी आराम से अपने नोट्स बना लेना, है ना। तगड़ा कंटेंट अपना है ही,
तो आपका कोई बाल बांका कट जाए तो आप कहना। लेकिन अगर आप नोट्स नहीं बना पा रहे कोई रीज़न की वजह से, टाइम की कमी से, है ना, बहुत सारे भाई बहन ऐसे होंगे जो कहीं बाहर काम करते होंगे, उनके कारण अगर आप नहीं बना पा रहे तो भाई साहब नोट्स आप हमसे ले सकते हैं, आप हमसे नोट्स के लिए कह सकते हैं। तो नंबर मेरा लिख लो व्हाट्सएप पर 92 36 32 63 96। इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप जरूर करें, है ना, इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप करें और आप हमसे बोलें कि आपको नोट्स चाहिए, एमसीक्यू नोट्स चाहिए। बहुत तगड़े नोट्स हम आपके लिए हमने बनाए थे और 100 रुपये में, है ना, मात्र 100 रुपये में एक सब्जेक्ट के कंप्लीट नोट्स हम आपको देते हैं, प्लस उसमें मैराथन वीडियो भी इंक्लूड रहती है। लेकिन अगर आप मैराथन वीडियो के नोट्स अलग से लेना चाहते हैं तो भाई साहब 30 रुपये में एक मैराथन वीडियो के नोट्स हम आपको देते हैं। 2 मैराथन यानी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्लस बिजनेस मैनेजमेंट के चाहिए तो हम आपको मात्र 50 रुपये में दे देंगे। भैया बहुत छोटे से पैसे, बहुत ज़्यादा पैसे हम आपसे नहीं ले रहे। और 3 अगर मैराथन वीडियो के नोट्स अगर आप लेते हैं हमसे तो भाई साहब बहुत छोटे से पैसे, मात्र 60 रुपये में हम आपको तीनों के दे देंगे। ठीक है, अब 20-20 रुपये में भैया आजकल तो 20 रुपये तो ऐसे ही चले जाते हैं, है ना, आप लोग बतासे पी लेते हैं 20 रुपये में, क्या ही बड़ी बात है। यहाँ पे नोट्स मिल रहे हैं आपको और ऐसे नोट्स आप कहीं पे भी कंटेंट अपना मैच कर लेना। ठीक है, कहीं मैच कर लेना, मॉडल सीरीज जहाँ से आपको मैच करना हो, छाती ठोक के दावा रहता है मेरे भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। अब सुन लें यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग को भाई साहब मात्र 1 घंटे में पूरे 75 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। कंप्लीट 1 शॉट वीडियो है, इसके बाद आपको कोई दूसरा वीडियो या दूसरी क्लास आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना मॉडल सीरीज से पढ़ने की जरूरत पड़ेगी मेरे भाई। देखिए मात्र 55 मिनट में हमने बिजनेस मैनेजमेंट को भी कंप्लीट किया है ना, ये भी हमने आपको महामैराथन वीडियो दी थी। बिजनेस इकोनॉमिक्स की भी महामैराथन हम डाल चुके हैं। एसेंशियल ऑफ ई कॉमर्स अगर किसी का सब्जेक्ट है, अगर आपको चाहिए तो आप बता देना। बाकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग को 4 यूनिट के साथ हम बहुत तगड़े अंदाज में कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप देख लेना। मात्र एक वीडियो में मेरे भाई, एक वीडियो में 1 यूनिट को हम कंप्लीट करते हैं। बहुत तगड़े एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर के आते हैं, हौज पौज अपना नहीं रहता है, सीधा साफ बोलता हूं और साफ जानकारी आपके माइंड में फिट करता हूं। बिजनेस मैनेजमेंट को भी हम आपको पढ़ा चुके हैं, प्लेलिस्ट एक बार विजिट जरूर कीजिएगा। ठीक है, एसेंशियल ऑफ ई कॉमर्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, सबकी 4 यूनिट हम पढ़ा चुके हैं, कंप्लीट करा चुके हैं। बाकी माइनर की क्लास भी बहुत जल्द आपकी स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो आप किस सब्जेक्ट की देखना चाहते हैं वो आप हमें एक बार कमेंट जरूर करना, हम आप सबके कमेंट पढ़ते हैं, आप सबके कमेंट रिप्लाई भी करते हैं मेरे भाई। बाकी कोई भी जानकारी अगर आपको लेनी है, देनी है, तो सब चीज़ों के लिए आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, वहाँ पे कोई भी PDF हम आपको देते हैं, जानकारी देते हैं तो वहीं से देते हैं। और टेलीग्राम चैनल का अकाउंट खुला है, आप अपनी बात बेझिझक हम तक पहुँचा सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव। लाइक जरूर करना और दोस्तों को भेज जरूर देना यार, फैला दो क्लास को। राधे राधे।